नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव अंश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको कूलाम का नियम सदिश रूप में तथा अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले हम कूलाम का नियम सदिश रूप में उसका अध्ययन करते हैं। कूलाम का नियम सदिश रूप में ये इसका फिगर है। ये क्या है? दो एक्सिस हैं। ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई दो आवेश है। एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। ठीक है, आवेश Q1 की जो स्थित सदिश है वो वेक्टर R1 है और आवेश Q2 का जो स्थित सदिश है वो वेक्टर R2 है। वेक्टर Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला जो बल है वो F12 है और आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर जो लगने वाला है बल है वो F2 बल है। फिर से आप देखिए, माना दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके स्थित सदिश मूल बिंदु O से क्रमशः वेक्टर R1 व R2 है। वेक्टर Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F12 तथा वेक्टर Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F21 है। आइए देखते हैं इसको। माना दो आवेश Q1 व Q2 है। माना दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। अब इसमें जो इसके सदिश वेक्टर R1 व R2 है तो Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थित सदिश होगा वो R12 होगा और Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थित सदिश होगा वो R21 होगा। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थित सदिश होगा उसको हम R12 लिखेंगे। R12 का मतलब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थित सदिश होगा उसको हम R21 लिखेंगे, जो कि क्या होगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। लेकिन दोनों का जो मापांक होगा वो दोनों बराबर होंगे, अर्थात वेक्टर R12 का मान बराबर वेक्टर R21 का मान बराबर वेक्टर R बराबर R। इसमें एक बात और है, जो वेक्टर R होगा या वेक्टर R12 या वेक्टर R21 जो भी हो, वो आपका जो वेक्टर का फार्मूला होता है ये आपका वेक्टर R12 कैप इक्वल टू वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर R21 का कैप इक्वल टू वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12। इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दिया है। ये सारा मामला सदिश का है, वेक्टर अलजेब्रा वहां का है ये सारा मामला, ये आप समझ लिए। अब हम निकालेंगे आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो यहां लिखेंगे आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल। फिर से समझिए, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर जो लगने वाला वैद्युत बल है वो क्या है? F12 है।
वैद्युत बल, कूलाम के नियम से हम क्या देखेंगे कि F12 बराबर Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F12 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 बटा, जब आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर जो लगने वाला बल है उसका जो स्थित सदिश होगा वो R21 होगा। कौन सा होगा R21, यहाँ पे आपका वेक्टर R21, ये आपका वेक्टर R21 का कैप। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि वेक्टर R21 का कैप का मान होता है वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो हम इसकी जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R2 बटा R21 का स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R, ये आपका 21 होगा। इस तरह आगे क्या होगा आपका F12 वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये वेक्टर R21 का क्यूब वेक्टर R21। जैसा कि हम जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R21 और R12 दोनों किसके इक्वल है R के। तो हम यहाँ क्या कर देंगे इम्प्लाइज दैट F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R का क्यूब वेक्टर R21 समीकरण नंबर 1। ये मैंने आपको बताया आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो आवेश Q1 और Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल आपका F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R का क्यूब वेक्टर R21 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करेंगे आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। अब हम आगे बात करेंगे आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल। फिर यहां पर कूलाम का नियम लगेगा, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो F21 होगा। तो वेक्टर F21 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश वही रहेंगे Q1 और Q2, परंतु स्थित सदिश बदल जाएगी क्योंकि Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थित सदिश होगा वो R12 होगा। कौन होगा R12 हो जाएगा। तो यहाँ आपका मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, ये आपका हो गया। फिर वेक्टर के नियम से R12 का कैप क्या है, R12 का जो कैप है इसकी वैल्यू कितनी है वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12। हम R12 की कैप की जगह पे क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे। जब ये चीज आप लिखेंगे तो वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 का मॉड ऑफ R12 का क्यूब हो जाएगा। दोनों यहाँ दोनों का क्या हो जाएगा क्यूब, जब दोनों का गुणा होगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा और वेक्टर ये R12 होगा। परंतु वेक्टर R12 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 को लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1।
इसको हम थोड़ा उल्टा करेंगे। जब आप उल्टा करेंगे, ये वेक्टर r12 को इतना लिखा जा सकता है, तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r12, इसको हम उल्टा करते हैं, हम माइनस कॉमन लेंगे तो वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 हो जाएगा। और वेक्टर r1 माइनस r2 को हम वेक्टर r21, वेक्टर r21, वेक्टर r1 माइनस r2 को हम वेक्टर r21 लिख सकते हैं। हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इम्प्लाइज वेक्टर r12 इक्वल टू माइनस वेक्टर r21। अब r12 की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो वेक्टर r21 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, और वेक्टर r12 का होल क्यूब मॉड के अनुसार ये चीज़ आप लिख सकते हैं r, इसकी जगह पे हम r12 क्यूब की जगह पे हम r रखेंगे तो r का क्यूब हो जाएगा। बट जब आप r12 की जगह पे ये चीज रखेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा, तो वेक्टर r21 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2। ये जो समीकरण नंबर 2 है, ये आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे। जब आप समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर, जब आप दोनों की तुलना करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। दोनों में कोई अंतर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों सेम है, ये इसमें भी सेम है। Q1 Q2 बटा R का क्यूब, Q1 बटा Q2 का R का क्यूब, R21 कहने का मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। केवल अंतर क्या है, चिन्ह का। F12 में यहाँ पॉजिटिव है और F21 में यहाँ निगेटिव है। जब आप तुलना करेंगे तो F12 किसके इक्वल होगा, माइनस F21 के। इस तरीके जब आप तुलना करेंगे तो आपको F12 इक्वल टू माइनस F21 ये चीज निकल करके सामने आता है। जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों बल आपस में तो बराबर है। दोनों बल परिमाण के रूप से दोनों बल F12 कहने का मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल और F21 Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल बराबर है, परंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इससे क्या निकल के सामने आया कि दोनों कंडीशन में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है परिमाण में वो बराबर होते हैं, परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट है कि अब क्या स्पष्ट होता है ये आप देख लीजिए। अतः स्पष्ट है कि दोनों बल परिमाण में बराबर, परंतु दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु इनकी दिशाएं, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तथा दोनों की दिशाएं एक दूसरे के अनुदिश होती हैं, तथा दोनों बल एक दूसरे के अनुदिश होते हैं। जो बात निकल के सामने आती है वो क्या है, दोनों बल परिमाण में तो आपस में बराबर हैं, परंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा होती है एक दूसरे के अनुदिश होती है। इससे कुछ बातें और निकल करके आती हैं। वो बातें क्या निकल करके आती हैं,
पहली बात क्या निकल कर आती है, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा किस में होता है? ऐसा जो है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम में होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, उस नियम के अनुसार यदि दो बल एक दूसरे पर आरोपित किए जाते हैं तो दोनों बल आपस में बराबर और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नियम ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, इसका मतलब कूलाम का नियम जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये पहला बात ये निकल करके आती है कि जो कूलाम का नियम है एक क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का अर्थात न्यूटन के नियम का पालन करता है। दूसरी बात क्या समझ में आती है? दूसरी बात यह समझ में आती है कि भाई दोनों बल, आप देख रहे हैं कि दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं एक दूसरे के अनुदिश हैं। जब दो बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के अनुदिश होती हैं और उनको मिलाने वाली रेखा एक दूसरे के अनुदिश होती है तो ऐसे बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। इसका मतलब ये है जो कूलाम का नियम है, जो कूलाम फोर्स कह सकते हो, कूलाम बल एक क्या है? केंद्रीय बल है। क्या है ये? एक केंद्रीय बल है। कौन सा बल है? केंद्रीय बल है। यदि कोई बल केंद्रीय बल है तो वो संरक्षी बल भी होगा। इसका मतलब तीसरी बात जो निकल करके आती है वो क्या निकल करके आती है कि जो कूलाम बल है, कूलाम बल है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं, बल ये क्या है? संरक्षी बल भी है। ये क्या है? संरक्षी बल है। तो इससे ये तीन बातें निकल करके सामने आती है कि कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। दूसरी बात निकल करके आती है कूलाम बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है, और तीसरी बात की निकल के आती है कूलाम बल एक प्रकार का संरक्षी बल है, अर्थात ये संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ये मैंने आपको बताया कूलाम का नियम सदिश के रूप में। कूलाम का नियम आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन ये जो आपका था ये कूलाम का नियम सदिश रूप में था, वेक्टर के रूप में। वेक्टर के रूप में हम कूलाम को नियम को किस तरह लिखते हैं। अब आगे हम अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अब हम वैद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब आप इसको समझ लीजिए कि वैद्युत बलों के संदर्भ में जो अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या है। जैसे सपोज करो कि कोई एक आवेश है और उस आवेश पर उस आवेश के समीप ढेर सारे आवेश अन्य आवेश हैं, सपोज करो Q1 Q2 Q3 इस तरीके से। तो प्रत्येक आवेश के द्वारा उस आवेश पर कुछ न कुछ बल कार्य करेगा, तो उसका जो परिणामी बल होता है ये ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब इसका स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, ठीक है। यदि किसी आवेश पर उसके समीप रखे अन्य आवेशों के द्वारा अलग अलग बल आरोपित किए जाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होता है वो उन अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बात समझ में आया? सपोज करो, जैसे मैंने सपोज किया कि कोई आवेश Q है, ये आवेश कोई क्या है? Q है। अब इस आवेश के समीप सपोज करो कि एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया, एक आवेश Q3 हो गया, एक आवेश Q4 हो गया, डॉट डॉट करके एक आवेश Qn हो गया, मतलब n आवेश है जो कि इस आवेश Q के समीप रखे हैं। और इस आवेश की जो स्थित सदिश है वो सपोज करो कि वेक्टर R1 है, और इसकी जो है सपोज करो वेक्टर R2 है, इस आवेश की सपोज करो वेक्टर R3 है, इस आवेश की सपोज करो वेक्टर R4 है, ठीक है। इस तरह डॉट डॉट इस आवेश की हम सपोज कर लेते हैं वेक्टर Rn है। तो आवेश Q1 के द्वारा कुछ फोर्स आपका लगेगा
Q पर, जिसको आप वेक्टर F1 लिख सकते हो। Q2 के द्वारा जो Q पर जो लगने वाला आवेश बल होगा वो आप वेक्टर F2 लिख सकते हो, और Q3 आवेश के द्वारा वेक्टर Q पर जो लगने वाला बल होगा वो F3 होगा। इसी तरह 4 के द्वारा F4 और इसके द्वारा Fn होगा। तो इस आवेश Q पर जो लगने वाला नेट बल होगा वो इन अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्यों बीजगणितीय योग के बराबर होता है? क्योंकि जो आवेश यहाँ Q1, Q2, Q3 रखे हैं इसमें से कुछ धनावेश है, कुछ ऋणावेश है। कहने का मतलब इन पर अलग अलग आवेश है, इसलिए इसमें से कुछ आकर्षण मतलब कुछ बल आकर्षण बल है, कुछ प्रतिकर्षण बल है, इसलिए इसका जो परिणामी बल होगा वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। किसी आवेश के कारण, किसी आवेश पर उसके समीप रखे या उसके समीप स्थित उसके समीप स्थित अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल, अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल उन बलों के बीजगणितीय, उन बलों के, उन अलग अलग बलों के, उन अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है। किसी आवेश पर उसके समीप स्थित अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला कुल बल उन अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उन अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q आवेश Q1 बटा वेक्टर R1 का स्क्वायर, फिर Q2 वेक्टर R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 QN वेक्टर RN का स्क्वायर, ये होता है। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा I बराबर 1 से N या QI बटा RI का स्क्वायर। ये इसका स्टेटमेंट है। ये इसका क्या है? स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट है। किसी आवेश पर उसके समीप स्थित अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला कुल वैद्युत बल उन अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा I बराबर 1 से N QI अपान वेक्टर RI का स्क्वायर। अब इसका हम उपपत्ति देखते हैं, प्रूफ। इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए क्या करेंगे? हम मान लेते हैं, माना कोई आवेश Q है, मान लिया कोई आवेश Q है, इसके समीप अन्य आवेश इसके समीप अन्य आवेश कौन कौन से? Q1 Q2 Q3। तो इनके समीप अन्य आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है। ठीक है। अब हम एक एक आवेश के द्वारा
Q पर लगने वाले बल की गणना करेंगे। अब देखते हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले आवेश Q1 के द्वारा Q1 के द्वारा ये जो केंद्र पर बल रखा आवेश Q है, तो Q1 द्वारा Q पर लगने वाला वैद्युत बल, जिसको हम किससे लिखेंगे, F1 से लिखेंगे। वेक्टर F1 = 1/4πε0 क्या होगा, Q1/r1 वेक्टर का स्क्वायर। इसी प्रकार Q2 के द्वारा Q पर लगने वाला बल, जिसको हम वेक्टर F2 कहेंगे, 1/4πε0 Q2 बटा वेक्टर R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार Q3 के द्वारा, जिसको हम F3 लिखेंगे, Q3 के द्वारा जो लगने वाला बल F3 है, ये क्या होगा, 1/4πε0 Q3 बटा R3 का स्क्वायर। डॉट डॉट डॉट। इसी तरह Qn मतलब nवें आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल होगा F1 होगा 1/4πε0 Qn बटा वेक्टर Rn का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी आवेश पर लगने वाला जितने भी बल हैं, किसी आवेश पर जो लगने वाला परिणामी बल है, वो अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ लगा देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब यहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो जो कुल बल होगा, परिणामी बल या आप नेट बल कह सकते हो, अध्यारोपण के सिद्धांत से नेट बल, आवेश Q पर जो लगने वाला नेट बल है, वेक्टर यह बराबर क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F। उड़ा के सारे मान रख दो, F1 F2 F3 के मान है, तो वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 बटा वेक्टर R1 का स्क्वायर 1/4πε0 Q2 बटा वेक्टर R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/4πε0 Qn बटा Rn का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर F बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, ये Qn बटा मॉड ऑफ वेक्टर R1 का स्क्वायर, फिर Q2 बटा मॉड ऑफ वेक्टर R2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Qn बटा मॉड ऑफ वेक्टर Rn का स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F बराबर 1/4πε0 सिग्मा I बराबर 0 से I बराबर 1 से n QI बटा RI का स्क्वायर। ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको कूलाम का नियम सदिश के रूप में तथा वैद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया। आज की क्लास में बस इतना। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना। नमस्कार।